हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फ्रेंड, आज की क्लास फिजिक्स पार्ट 16। वेलकम इन गुजरात एजुकेटर। टुडे वी शैल स्टडी फिजिक्स पार्ट 16 MCQs। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 776 वाट, 746 वाट, 11,000 वाट या 4200 वाट? एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स, जो एक हार्स पावर होता है ये किसके बराबर होता है बताइए? आइए जानते हैं। तो फ्रेंड, जो एक हार्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 776 वाट के बराबर। सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है गति नियम का प्रथम, गति नियम का द्वितीय, गति नियम का तृतीय या गति नियम का कुछ भी नहीं। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी बल का जो मान प्राप्त होता है? सो फ्रेंड, थोड़ा सा रुकिए, जरा क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, कैलोरी या हार्स पावर? सो फ्रेंड्स, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा युग्म असत्य है, यानी सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो, माइक्रोफोन हो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो होता है, यानी डायनमो जो जिसमें हम लगाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को भी बिजली बनाता है। और जो सितार है ये ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 776 वाट, 746 वाट, 11,000 वाट या 4200 वाट? एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर किसके वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 746 वाट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड, जो बल का मान होता है ये जो है न्यूटन गति का सेकंड लॉ के हिसाब से प्राप्त होता है, यानी न्यूटन गति का द्वितीय नियम का परिभाषित करता है बल का।
ठीक है फ्रेंड्स। बल, फोर्स, F इक्वल टू एम ए। F क्या होता है? फोर्स होता है। M क्या होता है? मास होता है। और A क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। यानी बल बराबर क्या होता है? जो अपना ये मास होता है यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है, या इनमें से उपरोक्त समय। पृथ्वी से जब ऊपर की ओर जाते हैं दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, प्रेशर कैसा होता है ऊपर जाने में? तो फ्रेंड जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो घट जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं जब पहाड़ों पे जाया जाता है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होने से हम लोग सांस नहीं ले पाते, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों भाई? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी आने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है कि जिससे खाना जल्दी पक जाता है। यह उपरोक्त कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? व्हाट इज द रीजन? जी इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं प्रेशर कुकर के अंदर जब हम दाब बढ़ाते हैं, यानी प्रेशर मतलब प्रेशर, ठीक है। दाब बढ़ने से क्या होता है? पानी का जो क्वथनांक होता है, यानी पानी जिस तापमान पे उबलता है तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए है उसमें जो है खाना जल्दी पक जाता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, पहाड़ों पे, ऊंचे पर्वत पे, उसमें क्या पानी कम टेम्परेचर पे ही उबलने लगता है, इसलिए वो वस्तुएं जल्दी पक नहीं पाती, ठीक है। वहाँ पे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि पृथ्वी के तल से पलायन वेग क्या है? पलायन वेग यानी ऐसा वेग कि इतनी स्पीड से उड़े कि पृथ्वी से बाहर वस्तु चली जाए, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से बाहर चली जाए, गुरुत्वीय केंद्र से, सेंटर से बाहर चली जाए। एंड इसका राइट ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 12.4 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग का मान क्या है? ऐसी कौन सी स्पीड है कि जिस स्पीड से हम उड़ें तो लौटकर पृथ्वी पर ना पाए? बताइए। सो फ्रेंड पृथ्वी के तल से जो पलायन वेग का मान होता है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ते हैं तो ये जैसे हमारी पृथ्वी है और ये इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, तो इससे हम ठीक बाहर चले जाते हैं और यहीं पे हमारे सैटेलाइट स्थापित हो जाते हैं। यानी मिनिमम जो है हमें उड़ने के लिए 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती, तभी हम पृथ्वी की सीमा को क्रॉस कर सकते हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व या उत्पेच? पानी की जो बूंदे हों उन्हें गोल होने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन दैट्स वाटर्स राउंड शेप? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव, ठीक है फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव। क्यों भैया? देखो कोई भी परमाणु, कोई भी अणु होता है उसका जो खिंचाव होता है अपने केंद्र की ओर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए पानी के बिल्कुल मीडियम जहाँ पे पॉइंट होगा उस ओर उसका खिंचाव होगा, इसलिए वो अपने आकार को गोल बनाने पर मतलब जोर देता है।
आप पानी की बूंद टपकाइए, वो गोल होके ही गिरेगी, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा हो तेल में हम पानी की बूंद डालते हैं तो पानी बिल्कुल अलग दिखता है, गोल जैसा दिखता है, तो इसीलिए क्योंकि पृष्ठ तनाव, इसका रीजन है पृष्ठ तनाव। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या सारे सारे घटनाएं होंगी? झूला झूलती किसी लड़की की बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होता है? वो जो दोलन होता है उसका आवर्तकाल कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है? सो फ्रेंड्स, अगर झूला झूलती किसी लड़की के बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है, उसका जो आवर्तकाल है, कहाँ गया ये, तो फ्रेंड उसका जो आवर्तकाल है उस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो ये जो दोलन का टाइम है ये उतना ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? पेंडुलम क्या होता है? जो दोलन का जो रस्सी, जिस रस्सी से बंधा होता है या जो डंडी केंद्र से लेकर परिधि तक होती है उसे पेंडुलम कहते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुम्बकीय है, या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि तरंगे यानी जो साउंड वेव हैं वो क्या होती है? तो फ्रेंड्स, साउंड वेव जो होती हैं ये अंदर तरंगे होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों? स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य कम होता है, ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ध्वनि की तीव्रता कम होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्त्रियों की जो ध्वनि होती है पतली क्यों होती है? बताइए। क्योंकि फ्रेंड्स, स्त्रियों की जो ध्वनि का जो तारतम्य होता है यानी पिच, इसको पिच बोलते हैं, ये हाई होती है। ठीक है, इसीलिए उनकी ध्वनि जो है पतली होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? यानी अगर सामने हमारे कोई बात कर रहा है और हम उसकी बात सुन रहे हैं तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि हमें स्पष्ट शब्द यानी स्पष्ट जो उसकी वॉइस है हमें सुनाई पड़े? 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर? हमें स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए कम से कम श्रोता और परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है मिनिमम 70 मीटर। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं? सबसे फास्ट कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो फिर आपने किरणें पढ़ी होंगी, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिकेट सबसे अधिक है? बर्फ, बालू, पानी, या लोहा? गुप्त ऊष्मा इन चारों में से सबसे अधिक किसकी होती है?
सो फ्रेंड का राइट आंसर है पानी। पानी की जो गुप्त उपसीमा है सबसे अधिक होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, न्यूनतम संभव ताप क्या है? -373 डिग्री सेंटीग्रेड, -270 डिग्री सेंटीग्रेड, -171 डिग्री से या 0। न्यूनतम संभव ताप क्या है, यानी मिनिमम टेम्परेचर। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम 0 केल्विन कह सकते हैं। इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? विकिरण, संवहन, चालन या इन तीनों विधियों से? ठोस जो होता है, सॉलिड होता है, उसमें ऊष्मा का संचरण यानी ऊष्मा कैसे प्रसारित होती है? कौन सी विधि से होती है? विकिरण, संवहन, चालन या तीनों विधियों से? तो फ्रेंड ठोस में जो है चालन होता है। ठीक, चलिए चलते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या नहीं होती है? उबलते जल की अपेक्षा भाप से अगर जल जाते देखो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्यों होता है बताइए? सो फ्रेंड्स, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला क्वेश्चन चलती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण या तीनों विधियों से? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से द्वारा होता है? सूर्य से जब पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है तो कौन सी विधि के द्वारा होता है? सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है विकिरण। विकिरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपकी स्क्रीन के, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है, अंतर्दैर्ध्य है, विद्युत चुम्बकीय या दोनों? प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है, अंतर्दैर्ध्य है, विद्युत चुम्बकीय है या फिर ए और बी? सो फ्रेंड्स, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुम्बकीय भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास कैसी लगती है? इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर ना किया हो, और घंटे के आइकन को जरूर दबा दिया करें। हमें कमेंट जरूर करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, इट विल बी मोटिवेटेड टू अस। और PDF गो टू टेलीग्राम t.me/Gujarat Educator। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। अगर आपको हमारे पढ़ाई द्वारा के PDF चाहिए होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे गुजरात एजुकेटर को फॉलो कीजिए और वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाया करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली फिजिक्स का जो पार्ट 17 है वो कल आएगा, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तो फ्रेंड, आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।